मुसलमानों के 4 बड़े खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर रोमन और पर्शियन एम्पायर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। इस वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या खास बात है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इंफॉर्मेटिव और नॉलेज वाली वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि ऐसी और वीडियोस ला सकूं। मुसलमानों के 4 बड़े खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर रोमन और पर्शियन एम्पायर क्रश कर चुके थे, जिसके बाद मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर के कैपिटल को तो आसानी से फतह कर लिया था। अल्लाहू अकबर! लेकिन रोमन एम्पायर के कैपिटल को मुसलमान अगले 800 साल तक फतह नहीं कर सके। मुसलमानों के ये 4 खलीफा रोमन एम्पायर के कैपिटल के इतने करीब पहुंच चुके थे जहां से आगे बस थोड़ा सा ही और रास्ता था। लेकिन खिलाफत राशिदा कभी रोमन एम्पायर के कैपिटल तक नहीं पहुंच सके। खिलाफत राशिदा के बाद मुसलमानों के 5 बड़े बादशाहों ने रोमन एम्पायर के इस कैपिटल को फतह करने की कोशिश की, जिनमें से 4 बादशाह बुरी तरह फेल हो गए। लेकिन आखिर 5वें हमले में सिर्फ एक 21 साल के लड़के ने इस शहर को फतह करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज बनाई, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई। Basilica. It's huge. This thing's a monster. और इस शहर को फतह करने के लिए दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार लोगों ने कश्तियों को समंदर पर नहीं बल्कि पहाड़ों पर चलते हुए देखा। इस 5वें बादशाह का नाम है सुल्तान महमद फातेह। आज दुनिया में एक शहर ऐसा है जो पिछले 2000 सालों में सिर्फ और सिर्फ 2 बार फतह हुआ है। मतलब ये एक ऐसा शहर है जो 1000 सालों में सिर्फ एक बार ही फतह किया जा सकता है। इस शहर का नाम हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि इस शहर का नाम है इस्तांबुल, जो आज हमारे मुसलमान दुनिया के सबसे मजबूत सेंटर्स में से एक है। Allah bizimle beraberdir dedi. लेकिन इस्तांबुल हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि आज से ऑलमोस्ट 2000 साल पहले ये शहर सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने फतह किया था, द ग्रेट रोमन एम्पायर। जैसे ही रोमन एम्पायर ने यह शहर फतह किया, उन्हें पहले ही दिन से इस शहर की इंपॉर्टेंस का अच्छी तरह पता था, क्योंकि इस शहर के 3 साइड्स पर समंदर था और सिर्फ एक ही साइड से जमीन का रास्ता था। इसीलिए रोमन एम्पायर के बादशाहों ने इस शहर के फ्रंट पर एक बहुत ही लंबी और स्ट्रॉन्ग दीवार बनाई, और इस दीवार के बाद रोमन एम्पायर ने इसके सामने एक और दीवार बनाई। और जब इन 2 दीवारों से भी रोमन एम्पायर का दिल नहीं भरा, उन्होंने इन दोनों के सामने एक तीसरी दीवार भी बनाई, और इन तीनों दीवारों के सामने रोमन एम्पायर ने एक बहुत बड़ा खंदक बना के उसे पानी से भर दिया। अब ऑफ कोर्स रोमन एम्पायर को पता था कि यह शहर अब उनसे दुनिया में कोई भी नहीं छीन सकता। इसीलिए रोमन एम्पायर ने इस शहर को अपना नया कैपिटल बनाया और इस शहर का नाम रखा कॉन्स्टेंटिनोपल।
और यही वो शहर था जहां से उस जमाने की सबसे बड़ी सुपर पावर द ग्रेट रोमन एम्पायर पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखती थी। इसी तरह अगले कई सदियों तक यह शहर कॉन्स्टेंटिनोपल रोमन एम्पायर से कोई नहीं छीन सका। लेकिन आखिर 300 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में एक नई ताकत तेजी से आगे बढ़ रही थी। दुनिया की इस नई ताकत का नाम था खिलाफत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत की वो फौज जो सबसे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करेगी, वो फौज सीधा जन्नत जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से मुसलमानों को हमेशा के लिए एक नया ख्वाब मिला। रोमन एम्पायर के कैपिटल को फतह करने का ख्वाब, जिसके बाद खिलाफत राशिदा तो रोमन एम्पायर के इस कैपिटल तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन खिलाफत राशिदा के बाद 5 मुसलमान बादशाह ऐसे थे जिन्होंने इस शहर को फतह करने की कोशिश की। सबसे पहले हजरत मुआविया ने कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ अपनी फौज भेजी और मुसलमानों की कश्तियों और फौज ने हर तरफ से यह शहर घेर लिया। लेकिन जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल की 3 साइड्स पर लंबी लंबी दीवारें थी। मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल को सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड से फतह किया जा सकता था और इस साइड तक पहुंचने के लिए मुसलमान सिर्फ कश्तियों पर ही जा सकते थे और इसे कहा जाता था द गोल्डन हॉर्न। इसीलिए मुसलमानों की कश्तियां तेजी से गोल्डन हॉर्न की तरफ रवाना हुई। लेकिन जैसे ही मुसलमान करीब हुए, अचानक उनकी सारी कश्तियां रुक गई, क्योंकि गोल्डन हॉर्न के बिल्कुल फ्रंट पर रोमन एम्पायर ने एक साइड से दूसरी साइड पर एक बहुत बड़ी चेन लगाई हुई थी। इस चेन को गौर से अपने जहन में रखें, क्योंकि इसी एक चेन की वजह से अगले 800 साल तक मुसलमान ये शहर फतह नहीं कर सके। मुसलमान बहुत कोशिश के बाद भी इस चेन को क्रॉस नहीं कर सके और मुसलमान बुरी तरह ये जंग हार गए। हजरत मुआविया के 40 साल बाद बनु उमैया के एक और बादशाह ने एक बार फिर इस शहर पर हमला करने की कोशिश की, जिसका नाम था सुलेमान। जिसके बाद दूसरी बार मुसलमानों ने यह शहर हर तरफ से घेर लिया। लेकिन एक बार फिर मुसलमान उसी तरह गोल्डन हॉर्न की इस चेन को क्रॉस नहीं कर सके और मुसलमानों की यह फौज भी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी तबाह हो गई। और ये दूसरी कोशिश भी मुसलमान बुरी तरह हार गए। इस तरह 2 बार बुरी तरह हारने के बाद आने वाले मुसलमान बादशाहों को समझ आई कि कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए आने वाले 700 साल तक किसी भी मुसलमान बादशाह ने इस शहर पर दोबारा हमला करने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं की। आखिर 700 साल बाद अब दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी और दुनिया में मुसलमानों की एक नई ताकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही थी। और मुसलमानों की इस नई ताकत का नाम था उस्मानिया सल्तनत। और अब उस्मानिया सल्तनत के ही एक बादशाह सुल्तान बयाजिद मुसलमानों के 700 साल पुराने ख्वाब को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। और इस तरह मुसलमान एक बार फिर कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ रवाना हुए। मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फिर से हर तरफ से घेर लिया। यह शहर अब भी उसी तरह मजबूती से अपनी जगह पर खड़ा था। मुसलमानों की कश्तियां सीधा तीसरी बार गोल्डन हॉर्न की तरफ रवाना हुई। यहां भी मुसलमान तीसरी बार भी इस चेन को क्रॉस नहीं कर सके और इस तरह मुसलमान ये तीसरी कोशिश भी बुरी तरह हार गए। लेकिन उस्मानिया सल्तनत पीछे नहीं हटी। इस हार के कुछ ही अरसे बाद उस्मानिया सल्तनत के एक नए बादशाह ने दोबारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमले का फैसला किया, जिसका नाम था सुल्तान मुराद। उस्मानिया बादशाह सुल्तान मुराद ने एक बार फिर कॉन्स्टेंटिनोपल को चौथी बार हर तरफ से घेर लिया
लेकिन इस चौथी बार भी मुसलमान इसी सेम चेन को क्रॉस नहीं कर पाए। ये चेन मुसलमानों के लिए ऐसे ही थी जिस तरह आज अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, जहां से गुजरना इम्पॉसिबल है। और इस तरह मुसलमान ये चौथी कोशिश में हार गए। मतलब मुसलमानों के 4 बड़े बड़े बादशाह रोमन कैपिटल को फतह करने का ख्वाब पूरा नहीं कर सके। लेकिन यहां से हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि ये जो चौथा हमला करने वाला बादशाह था, सुल्तान मुराद, कहा जाता है ये बादशाह इस हार से बिल्कुल टूट कर रह गया था, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। और अब जब उसका ये ख्वाब टूट चुका था, सुल्तान मुराद हर किसी को अपने इस टूटे हुए ख्वाब के बारे में बताता रहता था। अपने मिनिस्टर्स, जनरल्स और इवन अपने बेटों को भी अपने इसी ख्वाब के बारे में बताता रहता था। और इसी सुल्तान मुराद के ही बेटों में से एक का नाम था शहजादा महमद। महमद बचपन से अपने बाप से कॉन्स्टेंटिनोपल की कहानियां सुना करता था, और महमद बचपन से अपने बाप की आंखों में उसके ख्वाब के टूटने का गम देख रहा था। और ऑफ कोर्स यहीं से महमद को उसकी जिंदगी का मकसद मिला। और आखिर एक दिन जब महमद की एज सिर्फ 19 साल थी, अचानक महमद के पास पूरी उस्मानिया सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर का लेटर पहुंचा, जिसमें लिखा था, वजीर आजम हलील पाशा की तरफ से शहजादे महमद के नाम, मेरे शहजादे, आपके बाप सुल्तान मुराद इस दुनिया से जा चुके हैं, तो आप फौरन पाए तख्त पहुंचे और पूरी सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान होने का हल्फ उठाए। महमद फुल स्पीड कैपिटल की तरफ रवाना हुआ, और वहां पहुंचते ही महमद अपने बाप सुल्तान मुराद के तख्त पर बैठा, और इस तरह ये 19 साल का शहजादा महमद अब पूरी उस्मानिया सल्तनत का सुल्तान महमद बना। लेकिन जैसे ही महमद उस्मानिया सल्तनत का सुल्तान बना, महमद के अपने जहन में तो बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन वहां यूरोप में महमद के सुल्तान बनने पर बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस होने लगे, और यूरोप में लोग जश्न मनाने लगे कि ये छोटा सा 19 साल का बच्चा आखिर हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। यहां तक कि कॉन्स्टेंटिनोपल का बादशाह महमद का मजाक उड़ाने लगा, और सिर्फ यूरोप ने बल्कि इवन महमद के अपने वजीर भी उसे बस एक छोटा सा बच्चा समझते थे, और उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे। और सबसे ज्यादा महमद का अपना प्राइम मिनिस्टर हलील पाशा भी महमद को एक बच्चा ही समझता था। लेकिन इन सारी बातों से महमद को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि महमद बादशाह बनते ही अपने उसी ख्वाब की तरफ बढ़ने लगा जो बचपन में उसके बाप ने उसे दिया था। एक ऐसा ख्वाब जो इससे पहले 23 बादशाह पूरा नहीं कर सके। 23 armies have tried to take the legendary city. All have failed. जिस ख्वाब के लिए 4 बड़े मुसलमान बादशाह भी बुरी तरह फेल हो चुके थे, और इवन महमद का अपना बाप भी वो ख्वाब पूरा नहीं कर सका था। लेकिन अब जब महमद बादशाह बना, उसने अपने साथ सारों को क्लियरली बता दिया कि या तो कॉन्स्टेंटिनोपल को मैं फतह करूंगा, और या कॉन्स्टेंटिनोपल मुझे फतह करेगा। इसीलिए सुल्तान बनते ही महमद ने यूरोप के सारे बादशाहों की तरफ लेटर्स भेजे। इन लेटर्स में महमद ने यूरोप के हर बादशाह से कहा कि आज के बाद उस्मानिया सल्तनत और यूरोप के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी। इसी तरह महमद ने मुसलमान बादशाहों के साथ भी डील्स की। इसी तरह महमद ने उस्मानिया सल्तनत की बाकी सारी जंगों को खत्म कर दिया, और अब महमद तैयार था कि वो सीधा उस ख्वाब की तरफ बढ़े जो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दिया था, और रोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया।
तो सबसे पहले मेहमत ने कॉन्स्टेंटिनोपल के बिल्कुल पास ही एक नया किला बनाने का हुक्म दिया और इस किले को कहा जाने लगा द थ्रोट कट, क्योंकि इस एक किले से कॉन्स्टेंटिनोपल का सारा खाने पीने का रास्ता बंद कर दिया था और इस शहर को गर्दन से पकड़ लिया था। जिसके बाद मेहमत ने उस्मानिया की पूरी फौज को जंग के लिए रेडी होने का हुक्म दिया और फिर मेहमत ने उस्मानिया की पूरी नेवी को भी हमले के लिए तैयार किया। लेकिन मेहमत को अच्छी तरह पता था कि इससे पहले भी कॉन्स्टेंटिनोपल पर बड़ी बड़ी फौजें और नेवीज हमला कर चुके थे और हर हमला बुरी तरह फेल हो चुका। इसीलिए मेहमत सिर्फ अपनी आर्मी और नेवी से ज्यादा एक ऐसे एटम बॉम्ब की तलाश में था जो एक ही वार में कॉन्स्टेंटिनोपल की 1000 साल पुरानी लंबी लंबी दीवारों को गिरा दिया। और आखिर मेहमत को यह हथियार मिल गया। मेहमत जब ये सब कुछ सोच रहा था, अचानक एक दिन यूरोप का एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटिनोपल में रोमन बादशाह के दरबार पहुंचा। यह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि ये उस जमाने के यूरोप के सबसे बड़े इंजीनियर्स में से एक था। इस आदमी ने रोमन बादशाह को एक ऑफर दी कि मैं आपके लिए एक ऐसी तोप बना सकता हूं जो अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी तोप होगी। इससे पहले दुनिया में इतनी बड़ी तोप कभी नहीं बनी। I can make you the biggest cannon the world has ever seen. और इस तोप का नाम होगा बेसिलिका। Basilica. It's huge. This thing's a monster. ये सुनकर रोमन बादशाह ने कहा कि Yeah, that'd be amazing. लेकिन इस साइंटिस्ट ओरबन ने रोमन बादशाह से कहा कि ये तोप कोई छोटी मोटी सस्ती चीज नहीं है। ये तोप बनाने के लिए आपको मुझे बहुत ज्यादा पैसा देना होगा। तो रोमन बादशाह ने ओरबन से कहा कि बताओ कितना, जिस पर ओरबन ने कहा 7 करोड़। ओरबन ने बादशाह से कहा कि आपको मुझे 10,000 डुकेट्स देने होंगे, जो आज ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए बनते हैं। मतलब 100 करोड़ रुपए की सिर्फ एक तो। ये सुनकर रोमन बादशाह ने उसे कहा कि हमारे पास यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है, तुम्हें कहां से इतना पैसा देंगे। तो ओरबन ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओरबन ने बादशाह के सामने से अपने सारे डिजाइन्स उठा लिए, जिसके बाद ओरबन अब इस गरीब रोमन एम्पायर के बादशाह को छोड़कर उस जमाने के एक असल रिच बादशाह की तरफ रवाना हुआ, सुल्तान मेहमत की तरफ। और अब सुल्तान मेहमत के दरबार में पहुंचकर ओरबन ने यही सेम ऑफर मेहमत के सामने रखी और मेहमत को बताया कि मेरी ये तोप बेसिलिका 8 मीटर लंबी हो। 8 meters long. 8 मीटर मतलब अगर इस तोप को सीधा खड़ा कर दिया जाए, ये ऑलमोस्ट 3 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होगी। मेहमत ने इस साइंटिस्ट से पूछा कि तुम तो एक क्रिश्चियन हो, तो फिर तुमने ये ऑफर रोमन बादशाह को क्यों नहीं Easy mentions to Constantine. किया? जिस पर ओरबन ने मेहमत से कहा कि मैं ये ऑफर रोमन बादशाह के पास भी लेकर गया था, लेकिन रोमन बादशाह की इतनी औकात ही नहीं है कि वो मेरी इस बेसिलिका को अफोर्ड कर सके। The emperor was unable to pay. ये सुनकर मेहमत मुस्कुराने लगा और फिर ओरबन से कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। इस तोप को 3 महीने के अंदर अंदर तैयार करो। और इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी तोप बेसिलिका पर काम शुरू। और जैसे ये तोप तैयार हुई, मेहमत अपनी पूरी फौज और नेवी को लेकर मुसलमानों की तरफ से कॉन्स्टेंटिनोपल पर 5वें हमले के लिए रवाना हुआ। अब जब मेहमत अपनी पूरी फौज के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ बढ़ रहा था, यह देखकर वहां रोमन बादशाह की टांगे कांपने लगी, क्योंकि रोमन बादशाह ने जो ऑफर रिजेक्ट की थी, अब मुसलमानों की पूरी फौज के पीछे बेसिलिका भी रोमन बादशाह की तरफ बढ़ रही थी। और यह बेसिलिका इतनी बड़ी तोप थी कि उस जमाने के रोड्स और ब्रिजेस इस बेसिलिका का वजन बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। इसीलिए मेहमत ने सिर्फ इस बेसिलिका के लिए अपने कैपिटल से कॉन्स्टेंटिनोपल तक नए रोड्स और ब्रिजेस बनाए। जैसे जैसे मेहमत आगे बढ़ रहा था, यह देखकर रोमन बादशाह, जो अब तक मेहमत को एक बच्चा समझता था, अब मेहमत से डरने लगा। और रोमन बादशाह ने पूरे यूरोप के हर बादशाह की तरफ लेटर्स भेजे और उनसे भीख मांगने लगा कि प्लीज आकर अपने क्रिश्चियन भाई को इन मुसलमानों से बचाएं। लेकिन किसी भी बादशाह ने इस मुश्किल वक्त में रोमन एम्पायर की मदद नहीं की, क्योंकि इससे पहले
मेहमत ने इन सारे बादशाहों को गिफ्ट्स और गोल्ड भेज भेज कर अपना दोस्त बना दिया था। आखिर जब रोमन बादशाह को और कोई रास्ता नहीं मिला, उसने मजबूरन एक लेटर यूरोप के सबसे ताकतवर आदमी की तरफ भेजा, क्रिश्चियनिटी का लीडर पोप। पोप ने आखिर रोमन एम्पायर की मदद के लिए पूरे यूरोप से एक बहुत बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दी और ऐसा ऐसा मेहमत के खिलाफ यूरोप में एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन फौज तैयार होने लगी। और अब जब यह फौज तैयार हो रही थी, पोप ने पहले ही अपना सबसे बड़ा गिफ्ट रोमन बादशाह की तरफ भेज दिया और इस गिफ्ट का नाम था जेवानी जस्टिनियानी। यस, जितना मजे का इसका नाम है उतना ही एक बहादुर जनरल था। जस्टिनियानी के पहुंचते ही रोमन बादशाह ने इसे पूरी सिटी के दीवारों का डिफेंडर बना दिया और अब इसी ने ही यह शहर मेहमत से बचाना था। और आखिर इसके कुछ ही अरसे फाइनली उस्मानिया सल्तनत की पूरी फौज कॉन्स्टेंटिनोपल के पास पहुंच गई और यहां पहुंचते ही सबसे पहले मेहमत ने रोमन बादशाह की तरफ एक मैसेज भेजा Sultan Mehmed will spare. और उसे बताया कि मेरी फौज तुमसे बहुत ज्यादा बड़ी है, तो अब लड़ने के बजाय अच्छे बच्चों की तरह सरेंडर करो। लेकिन रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटीन को अगर अच्छी आप तरह इसको पता सिंपल में कि ये समझो, शहर तो बड़े इसका बड़े मतलब बादशाह ये है फतह कि नहीं कर सके। मेरी तो ये पर्सनल छोटा सा ओपिनियन में ये चीज 21 साल बिल्कुल का सही बच्चा है, क्या ही या कर फिर इस पर थोड़ी रिसर्च और उसने सरेंडर नहीं किया। जैसे ही मेहमत को इसकी खबर मिली, मेहमत ने अपनी पूरी फौज को एक जगह जमा होने का हुक्म दिया। इस वक्त मेहमत की एज सिर्फ 21 थी और जैसे ही उसकी फौज खड़ी हुई, मेहमत सबके सामने आया और अपनी जिंदगी की पहली स्पीच शुरू की। मेरे शेरों, ये उस्मानिया सल्तनत मेरे और आपके बाप दादाओं ने बहुत ही मेहनत से बनाई है और पहले ही दिन से मेरे दादा सुल्तान उस्मान खान का एक ही ख्वाब था कि एक दिन हम रोमन एम्पायर को दुनिया से हमेशा के लिए खत्म करेंगे और एक दिन दुनिया में ऐसा आएगा कि ये कॉन्स्टेंटिनोपल रोमन एम्पायर का नहीं बल्कि उस्मानिया सल्तनत का कैपिटल होगा। मेरे शेरों, हमें अच्छी तरह पता है कि आज से 800 साल पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दिन तुम मुसलमान कॉन्स्टेंटिनोपल को जरूर फतह करोगे। क्या होगी वो फौज और क्या होगा उस फौज का लीडर? What a wonderful leader will her leader be! अपने बादशाह की जबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनकर उस्मानिया फौज का एक एक सिपाही मेहमत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हुआ और सबको इस बात की उम्मीद थी कि हम ही वो फौज बने जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की थी और इस तरह मुसलमानों की रोमन एम्पायर के कैपिटल को फतह करने की 5वीं कोशिश शुरू हुई और मुसलमानों की फौज ने हर तरफ से कॉन्स्टेंटिनोपल को घेर लिया। इस शहर को फतह करने के लिए मेहमत ने 4 खतरनाक स्ट्रेटजीज बनाई और इस वीडियो में हम एक एक स्ट्रेटजी को गौर से स्टडी करेंगे। मेहमत की ऑलमोस्ट 1 लाख की फौज ने जमीन के रास्ते से कॉन्स्टेंटिनोपल को घेर लिया और मेहमत की नेवी की 200 कश्तियों ने समंदर से भी इस शहर को घेर लिया। अब तक तो हमें भी इस बात का अच्छी तरह से पता है कि यह शहर सिर्फ एक रास्ते से फतह हो सकता है, द गोल्डन हॉर्न। इसीलिए मुसलमानों की कश्तियां तेजी से गोल्डन हॉर्न की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन ऑफ कोर्स पिछले 800 साल से जिस चेन ने इस शहर को बचाए रखा था, अब भी वो चेन उसी तरह लगी हुई थी। इस चेन का वजन 30 टन था
जब मुसलमानों की कश्तियां आगे बढ़ी, रोमन्स ने अपने तोपों और तीरों से मुसलमानों को पीछे भगा दिया। महमद की नेवी भी इस चेन को तोड़ नहीं सकी और इस तरह महमद की पहली स्ट्रेटजी फेल हो गई। महमद ने अपनी दूसरी स्ट्रेटजी में अपनी पूरी फौज से शहर पर हमला कर दिया। उस्मानिया फौज बहुत ही बहादुरी से लड़ी, लेकिन आखिर बहुत कोशिश के बाद जेवानी जस्टिनियानी ने मुसलमानों की फौज को एक कदम भी आगे बढ़ाने नहीं दिया। The Turks come in and Justiniani fights them off. ये लड़ाई इतनी सख्त थी कि आहिस्ता आहिस्ता हजारों मुसलमान शहीद होने लगे और यहां पर महमद और मुसलमानों को समझ आई कि आखिर इस शहर को पिछले 800 साल में क्यों फतह नहीं किया जा सका। और इस तरह कुछ ही देर में कॉन्स्टेंटिनोपल की लंबी दीवारों के सामने हजारों मुसलमान शहीद हो गए। लेकिन महमद की यह फौज इतनी खतरनाक थी कि उस वक्त शहर के अंदर से एक रोमन फौजी कहता है कि हम जब भी किसी उस्मानी फौजी को अपने तीरों से मारते थे, दो और फौजी उसकी डेड बॉडी को उठाने के लिए वापस मैदान में आते थे और जब हम उन्हें भी मार देते थे, उनके पीछे भी और उस्मानी फौज आती थी। ये रोमन फौजी लिखता है कि उस्मानिया की फौज अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती थी, लेकिन उन्हें यह बात कबूल नहीं थी कि वो अपने भाई को इसी तरह मैदान में छोड़ दे। लेकिन इस सब के बाद भी महमद की दूसरी स्ट्रेटजी बुरी तरह फेल हो गई। लेकिन महमद को अच्छी तरह पता था कि उसे बहुत जल्द कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि अगर उसने ये शहर जल्द फतह नहीं किया तो पोप की आर्मी यूरोप से पहुंचकर मुसलमानों पर हमला कर देगी और महमद का ख्वाब भी बिल्कुल अपने बाप की तरह टूट जाएगा। तो अब दो फेल्ड स्ट्रेटजीज के बाद महमद ने अपनी तीसरी स्ट्रेटजी पर काम शुरू किया। जब समंदर और जमीन दोनों से यह शहर फतह नहीं हुआ तो महमद ने एक नया प्लान बनाया कि अब वो जमीन से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से इस शहर को फतह करेगा। इसीलिए महमद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि जमीन के नीचे से टनल्स बनाना शुरू कर, ऐसे टनल्स जो जमीन के अंदर से कॉन्स्टेंटिनोपल की लंबी लंबी दीवारों के नीचे से सीधा शहर के अंदर पहुंच जाए और हमारी फौज इन टनल्स के अंदर से अचानक शहर के अंदर पहुंच जाए, जिसके बाद इन टनल्स पर काम शुरू हुआ। यह स्ट्रेटजी इतनी जबरदस्त थी कि मुसलमान वाकई में जमीन के अंदर से कॉन्स्टेंटिनोपल की लंबी लंबी दीवारों को क्रॉस करते हुए शहर के बिल्कुल नीचे पहुंच गए। लेकिन जैसे ही महमद का यह तीसरा प्लान कंप्लीट होने वाला था, किसी तरह इन टनल्स की खबर रोमन एम्पायर के बादशाह तक पहुंची और बादशाह ने हुक्म दिया कि इससे पहले कि मुसलमान इन टनल से हम पर हमला करें, इन सारे टनल्स के अंदर तेल डालकर आग लगा दी जाए। रोमन्स की फौज किसी तरह जमीन खोदकर इन टनल्स तक पहुंची, जहां अब भी बहुत सारे उस्मानिया सोल्जर्स थे और रोमन्स ने इन सबको आग लगा दी। महमद के इन टनल्स में सारे सोल्जर्स जलकर राख हो गए और इस तरह महमद की ये तीसरी स्ट्रेटजी बुरी तरह फेल हो गई। अब महमद फ्रस्ट्रेट हो चुका था और उसका सब्र खत्म होने वाला था, लेकिन महमद के पास अब भी एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जो इससे पहले दुनिया में किसी ने भी यूज नहीं की थी। महमद की चौथी और आखिरी स्ट्रेटजी उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी तोप, द ग्रेट बसिलिका। Big cannon. Really big cannon. महमद ने बसिलिका को आगे लाने का हुक्म दिया। 60 बुल्स इस तोप को खींचते हुए आगे आए और सिर्फ बुल्स नहीं बल्कि इन बुल्स के साथ साथ 400 लोग भी इस तोप को खींच रहे थे। और जैसे ही बसिलिका आखिर अपनी जगह पर पहुंच गई तो क्या होना था, सुल्तान महमद ने हुक्म दिया
बेसिलिका का सिर्फ एक गोला 600 किलोग्राम का होता था। मतलब बेसिलिका का सिर्फ एक गोला एक छोटी गाड़ी के बराबर होता था। और इस तरह बेसिलिका के ये बड़े बड़े गोले सीधा कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों पर लगने लगे। अब तक कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को पिछले 1000 साल से तोपों के गोलों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन पहली बार बेसिलिका के गोलों ने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को क्रश करना शुरू किया। कहा जाता है बेसिलिका की हर फायर पर मुसलमानों की फौज जोर जोर से नारे लगाती थी, और पहली बार ऐसा लग रहा था कि फाइनली मुसलमान ये शहर फतह कर लेंगे। अल्लाहु अकबर! लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा मसला था, मुसलमानों में नहीं बल्कि यह मसला बेसिलिका के अपने डिजाइन में था। बेसिलिका इतनी बड़ी तोप थी कि ये 3 घंटों के अंदर सिर्फ एक बार ही चल सकती, और इस इतनी बड़ी तोप को कंट्रोल करना इतना मुश्किल था कि इससे कभी भी एक टारगेट पर 2 बार फायर नहीं किया जा सकता था। मतलब बेसिलिका हर बार अपनी मर्जी से कहीं भी फायर किया करती थी। मेहमत ने जब गौर से देखा, उसे पता चला कि जब भी बेसिलिका फायर करती है, रोमन्स जल्दी से दीवार के उस हिस्से को दोबारा रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बेसिलिका अगले 3 घंटे तक अब दोबारा फायर नहीं कर सकती, और अगर फायर भी कर ले तो ये जगह दोबारा हिट नहीं होगी। ये देखकर मेहमत को बेसिलिका के चीफ इंजीनियर ओरबन पर गुस्सा आया, और वो सीधा इस इंजीनियर के पास गया और उसे हुक्म दिया। I want this cannon firing immediately. लेकिन ओरबन ने जवाब दिया, The barrel is cracking. लेकिन मेहमत ने कहा नहीं, अभी इसी वक्त बेसिलिका को चलाओ। बेसिलिका का स्टील हर फायर के बाद इतना गर्म हो जाता था कि हर बार इसे गर्म ऑयल के साथ दोबारा रिपेयर करना होता था, और फायर होने के टाइम अगर कोई इसके पास खड़ा होता था, इस तोप के चलने के सिर्फ शॉक वेव हवा की वजह से उसकी हड्डियां टूट जाती थी। लेकिन यहां मसला यह था कि बेसिलिका मेहमत की आखिरी स्ट्रेटेजी और आखिरी उम्मीद थी, वरना इसके बगैर मेहमत के पास और कोई प्लान नहीं था। इसीलिए मेहमत के ही ऑर्डर्स में बेसिलिका को बार बार चलाया जाने लगा, जिससे आहिस्ता आहिस्ता बेसिलिका का स्टील गर्म होने लगा, और बेसिलिका के स्टील में क्रैक्स पड़ने लगे, और आखिर दुनिया की सबसे बड़ी तोप बेसिलिका। और कहा जाता है बेसिलिका के साथ साथ इसे बनाने वाला इंजीनियर ओरबन भी इसके फटने से फौत हो गया, और इस तरह मेहमत की ये चौथी और आखिरी स्ट्रेटेजी भी बुरी तरह फेल हो गई। और दूसरी तरफ पोप की आर्मी भी बिल्कुल कॉन्स्टेंटिनोपल के करीब पहुंचने वाली थी। अब तक तो मुसलमानों में लड़ने का बहुत जज्बा था, लेकिन यहां से वो शुरू हुआ जो इससे पहले हर उस फौज के साथ हुआ था जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करने की गलती की। मायूसी। मेहमत की पूरी फौज में हर तरफ मायूसी फैल गई, और उनकी कोई गलती भी नहीं है। आप खुद सोचें, मेहमत ने समंदर से, फिर जमीन से, फिर जमीन के नीचे से, और फिर इवन हवाओं से इस शहर को फतह करने की कोशिश की, लेकिन इस शहर ने मेहमत के सामने सरेंडर नहीं किया। इस सब से आखिर हर तरफ मायूसी फैल गई, फौज का सारा मोराल टूट गया। इवन मेहमत का अपना प्राइम मिनिस्टर, जो पहले ही मेहमत को एक बच्चा समझता था, उसे भी यकीन हो गया कि मेहमत भी बिल्कुल पहले बादशाहों की तरह फेल हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, वहां रोमन्स भी जश्न मनाने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गई कि कॉन्स्टेंटिनोपल उनका शहर था, है, और कयामत तक ये शहर उन्हीं का रहेगा। लेकिन पूरी उस्मानी फौज में अब भी 2 ऐसे लोग थे जो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे।
उस्मानिया सल्तनत का वजीर जरगनोश पाशा और खुद उस्मानियों का बादशाह सुल्तान महमद खान। तो अब जब मुसलमानों की फौज मायूस हो चुकी थी और वहां कॉन्स्टेंटिनोपल में जश्न मनाया जा रहा था, महमद ने एक ऐसा काम किया जो इससे पहले पूरी दुनिया की हिस्ट्री में किसी ने सोचा भी नहीं था। कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर पूरी रात जश्न मनाने के बाद आखिर रोमन्स थक कर सो गए, लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई, अचानक शहर के हर कोने से चीखों की आवाजें आने लगी। लोगों की ये चीखें सुनकर जब रोमन बादशाह बाहर निकला तो उसे बताया गया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि सुल्तान महमद की नेवी पिछले 800 साल में पहली बार गोल्डन हॉर्न की इस चेन को क्रॉस करके गोल्डन हॉर्न के अंदर घुस चुकी है। यह सुनकर बादशाह को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बादशाह ने पूछा कि कैसे? बादशाह भागकर शहर की दीवार के ऊपर पहुंचा और उसने देखा कि चेन बिल्कुल उसी तरह ठीक ठाक अपनी जगह पर लगी हुई। तो फिर आखिर महमद की फौज गोल्डन हॉर्न तक पहुंची कैसे? असल में सबसे कुछ ही दिन पहले जब महमद की सारी बाकी स्ट्रेटजीज फेल हो चुकी थी और मुसलमानों के हौसले टूट चुके थे, उसी वक्त महमद ने अपने बेस्ट जनरल जरगनोश पाशा को अपने पास बुलाया और उसे एक ऐसा प्लान बताया जो इससे पहले पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ था। महमद ने अपने जनरल से कहा कि यह शहर सिर्फ और सिर्फ गोल्डन हॉर्न से ही फतह हो सकता है और गोल्डन हॉर्न का रास्ता ऑफ कोर्स 800 साल से इसी चेन ने रोका हुआ है। तो क्यों ना हम इस चेन को छोड़कर जमीन से एक लकड़ियों का रास्ता बनाएं और फिर अपनी नेवी की कश्तियों को बुल्स और लोगों से खींच कर इस पूरे रास्ते से गोल्डन हॉर्न की चेन के पीछे पहुंचा गए। महमद का यह प्लान बहुत ही एक अजीब प्लान था और अगर महमद अपना ये अजीब प्लान किसी भी एक्सपीरियंस्ड और बड़े मिनिस्टर को बताता तो वो उस पर जरूर हंसता और कहता ये 21 साल का लड़का, इसको दुनिया का क्या पता? जो काम दुनिया की तारीख में पहले नहीं हुआ वो हम कैसे करेंगे? और महमद को भी पता था कि ये सब बिल्कुल ऐसा ही कहेंगे, इसीलिए महमद ने अपने इस प्लान के बारे में किसी को भी नहीं बताया, इवन अपने ग्रैंड वजीर हलील पाशा को भी नहीं। तो अब महमद के इस सीक्रेट प्लान पर सिर्फ उसका सबसे लॉयल जनरल जरगनोश पाशा ही काम कर रहा था और आखिर कश्तियों के इस रोड पर काम शुरू हुआ। ये इतना खतरनाक प्लान था कि अगर रोड बनने की थोड़ी भी आवाज रोमन्स तक पहुंच जाती तो ये सारा प्लान भी फेल हो जाता था। इसीलिए ये रोड सिर्फ रात के अंधेरे में ही बनाया जाता था और रोमन से इस रोड की आवाज भी छुपाने के लिए जब भी इस रोड पर काम होता था, महमद अपनी सारी तोपों से शहर पर हमले किया करता था। जैसे ही लकड़ियों का ये रोड तैयार हुआ, इन लकड़ियों के ऊपर जानवरों की चर्बी मेल्ट करके इसे बिल्कुल स्लिपरी बना दिया ताकि कश्तियां आराम से इस पर खींची जा सके। और जैसे ही महमद का ये सीक्रेट रोड तैयार हुआ, अब यहां पर महमद के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, क्योंकि महमद ने ये सारी की सारी कश्तियां एक ही रात में इस रास्ते से गोल्डन हॉर्न तक पहुंचानी थी, वरना रोमन्स को पता चल जाता और ये प्लान भी फेल हो जाता। इसीलिए रात होने से पहले महमद ने अपने कश्तियों के पास 100 बुल्स को लाकर खड़ा कर दिया और इसी के साथ अपने फौज से 1000 सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स को भी कश्तियों के पास आने का हुक्म दिया। और जैसे ही आसमान में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा, महमद के इस आखिरी प्लान और आखिरी उम्मीद पर काम शुरू हुआ। लेकिन यहां पर एक और मसला था। यह पूरा रास्ता ऐसे हिल टाइप रास्ता था, मतलब पहले कश्तियों को ऐसे पहाड़ के ऊपर लेके जाना था, जो एक बहुत ही इम्पॉसिबल काम था।
लेकिन दूसरी साइड उतरना कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं था। खैर, जो भी था, आखिर महमद के ऑर्डर्स पर 100 बुल्स और 1000 आदमियों ने पानी से कश्तियां खींचकर जमीन पर चलाना शुरू किया। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। जैसे जैसे ये कश्तियां चढ़ाई की तरफ बढ़ने लगी, आहिस्ता आहिस्ता इन्हें खींचना और भी मुश्किल होने लगा, जिससे यहां पर बहुत ज्यादा टाइम जाया होने लगा। और वहां मसला यह था कि एक ही रात में इन सारी कश्तियों को गोल्डन हॉर्न तक पहुंचाना लाजमी था। लेकिन इन कश्तियों को खींचना कोई आसान काम भी नहीं था, क्योंकि एक एक कश्ती का वजन ऑलमोस्ट 40 टन था, मतलब 40,000 किलोग्राम। यह प्लान भी आहिस्ता आहिस्ता फेल होने की तरफ जा रहा था। अचानक रात के अंधेरे में मुसलमानों के आसपास तेज हवाएं चलने लगी, और मुसलमानों की किस्मत इतनी अच्छी थी कि इन हवाओं की डायरेक्शन भी वही थी जिस तरफ मुसलमान ये कश्तियां खींच रहे थे। तो अब एक कश्ती जिस तरह समंदर पर हवाओं की स्पीड से चलती है, उसी तरह जमीन पर भी महमद की फौज ने अपनी कश्तियों के सेल्स खोल दिए। तो अब बुल्स, सोल्जर्स और इन हवाओं की ताकत से कश्तियां तेजी से गोल्डन हॉर्न की तरफ जमीन से बढ़ने लगी। और आखिर इस तरह एक ही रात में महमद की फौज ने ऑलमोस्ट 70 कश्तियों को जमीन के ऊपर खींच खींच कर गोल्डन हॉर्न तक पहुंचा दिया। इसीलिए जैसे ही अगली सुबह हुई, कॉन्स्टेंटिनोपल के हर कोने से लोग महमद की इन कश्तियों को देखकर जोर जोर से चीखने लगे। इस एक वाकये से हालात बिल्कुल बदल गए, और अब मायूसी मुसलमानों से निकलकर हर क्रिश्चियन के दिल में फैल गई। और अचानक यहां पर शहर के अंदर एक ऐसी खबर फैली जिसने रोमन्स का मोराल बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। पिछले 1000 साल से रोमन एम्पायर में एक प्रोफेसी मशहूर थी, और वो प्रोफेसी ये थी, एक जमाने में एक क्रिश्चियन बाबा ने कहा था कि इस शहर कॉन्स्टेंटिनोपल को सबसे पहले फतह करने वाला बादशाह कॉन्स्टेंटीन था, जिसकी मां का नाम हेलेना था। और इस बाबा की प्रोफेसी ये थी कि एक दिन कॉन्स्टेंटिनोपल के आखिरी बादशाह का नाम भी कॉन्स्टेंटीन होगा, और उसकी मां का नाम भी हेलेना होगा। तो अब महमद की कश्तियों को गोल्डन हॉर्न के अंदर देखकर शहर के लोगों को यह प्रोफेसी दोबारा याद आई, क्योंकि बिल्कुल पहले बादशाह की तरह अब भी रोमन बादशाह का नाम कॉन्स्टेंटीन था। और अजीब बात यह है कि उसकी मां का नाम भी हेलेना था। तो अब महमद की कश्तियों को देखकर और इस प्रोफेसी की वजह से शहर के अंदर हर आदमी का हौसला बिल्कुल खत्म हो गया, और बादशाह को भी मजबूरन अपनी आधी फौज यहां से हटाकर गोल्डन हॉर्न की तरफ भेजना पड़ा। अब तारीख में पहली बार कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवार पर सिर्फ आधी फौज खड़ी थी, और यह देखकर महमद ने भी एक बार फिर पूरी फौज के सामने फतह से पहले अपनी आखिरी स्पीच की। और महमद ने फिर से अपनी पूरी फौज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की याद दिलाई कि एक दिन मुसलमान कॉन्स्टेंटिनोपल को जरूर फतह करेंगे। क्या होगी वो फौज और क्या होगा उसका लीडर? आज हम सबको पता है कि यह हदीस एक ज़ईफ हदीस है, लेकिन उस वक्त इसी हदीस से मुसलमानों की फौज का जज्बा आसमान तक पहुंचा, और आखिर मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवार पर अपना आखिरी हमला किया। और वहां गोल्डन हॉर्न से भी मुसलमानों की नेवी ने फौज को दूसरी साइड से शहर के करीब लाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता जंग बढ़ने लगी, और यहां भी आई हैव टू से रोमन एम्पायर की फौज खून के आखिरी कतरे तक लगी, जिसे देखकर महमद का ग्रैंड वजीर हलील पाशा फिर डरने लगा और महमद से कहा कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन अब महमद और रुकने वाला नहीं था। महमद ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, और महमद ने अपनी जिंदगी की सबसे फेमस लाइन कही कि आज या तो मैं कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करूंगा, और या मैं और मेरी पूरी फौज इस शहर के दीवार के आगे मर जाएगी।
आखिर इसी तरह जंग चलती रही और किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या होने वाला है। अचानक मुसलमानों की फौज से कुछ बहादुर सोल्जर्स आगे बढ़े और किसी तरह पहली बार कॉन्स्टेंटिनोपल की लंबी दीवार के ऊपर चढ़े। और आखिर इन्हीं में से एक ने 800 साल में पहली बार कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवार के ऊपर उस्मानिया सल्तनत का झंडा लगाया। और इस झंडे को देखते ही मुसलमानों की बाकी फौज ने और भी सख्त हमला किया। यह देखकर कॉन्स्टेंटिनोपल का जनरल जस्टिनियानी जंग से पीछे हटा और शहर छोड़कर भागने लगा। और बाकियों ने रोमन बादशाह से भी कहा कि अब और यह शहर नहीं बच सकता, आप भी अपनी जान बचाकर भाग जाएं। लेकिन यहां पर रोमन एम्पायर के आखिरी बादशाह कॉन्स्टेंटीन ने कहा नहीं, जो भी अपनी जान बचाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन जो भी मौत से नहीं डरता वो मेरे साथ आए और उस्मानियों के खिलाफ खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और इस तरह ऑलमोस्ट 2000 साल पुराने द ग्रेट रोमन एम्पायर के आखिरी बादशाह ने अपने कैपिटल को बचाते बचाते अपनी जान दे दी। और रोमन बादशाह के गिरते ही आखिर मुसलमान 800 साल की कोशिश के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर घुस गए। जो काम 23 बड़े बड़े बादशाह नहीं कर सके, एक 21 साल के लड़के ने वो कर दिखाया। मेहमत अपनी पूरी फौज के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल एंटर हुआ और इस दिन सुल्तान मेहमत को एक नया नाम मिला, फातेह। सुल्तान मेहमत फातेह। मेहमत ने कॉन्स्टेंटिनोपल के सबसे बड़े चर्च हाया सोफिया को एक मस्जिद में कन्वर्ट किया और वहां पहली आजान दी गई, जो आज तक उसी तरह हर दिन दी जाती है। अब जैसे ही मेहमत इन सारी जंगों से फारिग हो, सबसे पहले मेहमत ने अपने ग्रैंड वजीर हलील पाशा को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि आपने हमेशा मुझे एक बच्चा ही समझा है और कभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। Why didn't you believe in me? और ये कहते ही मेहमत ने पीछे खड़े अपने लॉयल वजीर जरगनोश पाशा से कहा, ग्रैंड वजीर जरगनोश पाशा, जाओ और इस गद्दार हलील पाशा का सर काट दो। Grand Vizier. और आज से तुम जरगनोश पाशा पूरी उस्मानिया सल्तनत के वजीर आजम हो गए। इस तरह मेहमत ने कॉन्स्टेंटिनोपल को अपना और उस्मानिया सल्तनत का नया कैपिटल बनाया। मेहमत ने पूरी मुसलमान दुनिया की तरफ लेटर्स भेजे, जिसमें एक लेटर मेहमत ने मक्का के सबसे बड़े स्कॉलर की तरफ भी भेजा और उन्हें बताया कि आखिर 800 साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के बादशाह का शहर फतह कर लिया। और इस तरह द ग्रेट रोमन एम्पायर आखिर दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया और दुनिया में एक नई सुपर पावर बनी, द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर। सब्सक्राइब। अगर आपको अभी तक वीडियो यूजफुल लग रही है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो गाइज, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। मुझे पर्सनली इस वीडियो से काफी नई चीजें सीखने को मिली। आपको क्या लगा? क्या ये इंफॉर्मेशन यूजफुल थी या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसी और इंफॉर्मेटिव रिएक्शन वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।